नमस्कार दोस्तों, इस प्रोग्राम में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है और हम जानते हैं कि किसी भी तरह के कंपनी में आप काम कर रहे हो, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है सर्विस की गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए। अब कंपनियों में बहुत सारे तरह के लोग काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, प्रोडक्शन हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, एडमिन HR हो गया। हर एक डिपार्टमेंट में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स काम करता है। आपको प्रोसीजर्स, मैनुअल्स, डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं, रिकॉर्ड्स बनाने होते हैं। क्यों करने होते हैं? क्योंकि हमें कस्टमर को अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट या अच्छा सर्विसेज देना है, कंसिस्टेंट सर्विसेज देना है और बिजनेस को आगे हमें ग्रो करना है। अब कंपनी में सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए काफ़ी सारी कंपनियों में MR होता है, यानी कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है। हालांकि ISO 9001 जो है फॉर्मली अभी MR की बात नहीं करता है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी कंपनियों में MR होते हैं जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करते हैं। MR के अलावा बाकी और भी जो डिपार्टमेंट्स हैं सिस्टम्स को सब फॉलो करते हैं। और जब हम इंटरव्यू फेस करते हैं, टिपिकली अगर बात करें, हम जो नए इंजीनियर्स होते हैं या जो जूनियर लेवल में मे बी असिस्टेंट मैनेजर हो गए या मैनेजर लेवल के हो गए, थोड़ा सा और सीनियर लेवल में चले गए, तो वहाँ पर शायद उतना डिटेल में इंटरव्यू में क्वेश्चन नहीं पूछते होंगे सिस्टम्स वगैरह के बारे में। हालांकि अंडरस्टैंडिंग तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर मैं बात करूँ फ्रेशर से लेके 8-10 साल 15 साल के एक्सपीरियंस के बंदे के बीच में, तो यहाँ पर ज़्यादा सिस्टम्स का इंटरव्यू में क्वेश्चन वगैरह आता है और बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि जूनियर लेवल में अगर बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन किया जाए, उसको मेंटेन किया जाए। आप जैसे ही मैनेजरियल कैडर में जाते हैं, जितने सीनियर लेवल में जाते हैं, बेसिकली मैनेज करना होता है और आपके नीचे में लोग रहते हैं जो रूटीन के जो एक्टिविटीज़ करते हैं। हालांकि जितना आप ऊपर लेवल में जाते हैं, आपको सिस्टम्स के बारे में उतना ज़्यादा जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपको टीम को गाइड करना होता है, मेंटर करना होता है। लेकिन ये जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं, ये प्राइमरली हम फोकस करेंगे हमारे जो इंजीनियर्स हैं या मैनेजरियल लेवल तक हम अगर लेते हैं, तो उनके इंटरव्यू में ISO 9001 से पर्टेनिंग या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से पर्टेनिंग क्या क्या टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं या आ सकते हैं, ठीक है ना। तो टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने छांटा है आपके लिए और मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम को अगर आप अंत तक देखेंगे तो आपको ISO 9001 से पर्टेनिंग काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले जो नए आए हैं अभी हमारे चैनल पे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें। और जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं कमेंट में लिख के हम बताएं कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा तो क्या बुरा लगा और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, ताकि हम आपको और बेटर सर्विस दे पाएं। तो दोस्तों, पहला सवाल जो आ सकता है, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं ISO 9001 के बारे में, तो पहला सवाल तो यही आ सकता है कि ISO 9001 आखिर है क्या। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसका आंसर भी आपको दिखेगा। अगर आपको इसको इंग्लिश में याद करना है तो आप इसको याद भी कर सकते हैं इंग्लिश में, बाकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में समझा दूंगा। तो ISO 9001 में बेसिकली क्या होता है, आप बोल सकते हैं कि ISO 9001 जो है इट्स ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड, ठीक है ना, अवेलेबल फॉर सर्टिफिकेशन फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज ए मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, है ना। हर एक तरह के कंपनी के लिए ISO 9001 सिस्टम्स हैं। इसमें अलग अलग रिविजन्स आते रहते हैं और जो लेटेस्ट रिवीजन अभी चल रहा है 2015 का वर्जन चल रहा है, तो ये सर्टिफिकेशंस के लिए अवेलेबल हैं। अब इसका एम क्या होता है, तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कंसिस्टेंटली प्रोवाइड प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट मीट कस्टमर एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, यानी कि कंपनी जो है लगातार ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे सर्विस डिलीवर करे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और क्या बोल रहा है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है। आप जिस भी एरिया में काम कर रहे हो, जिस भी तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो बहुत सारे आपको लीगल रिक्वायरमेंट भी फुलफिल करने होते हैं। तो ISO 9001 जो आपको प्रेरित करता है कि कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, कंपनी की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, सारे रिक्वायरमेंट को आप कंप्लाई करें। तो ये होता है ISO 9001। अब दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ISO 9001 सर्टिफिकेशन। तो हमें क्यों लेना चाहिए, क्या बेनिफिट है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको हायर किया गया है ISO 9001 इंप्लीमेंटेशन करवाने के लिए, किसी कंपनी में आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं और वो आपको हायर कर रहे हैं कि भैया मेरे यहाँ पर आओ और ये सर्टिफिकेशन हमारे यहाँ पर नहीं है तो इंप्लीमेंटेशन करो, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका फायदा क्या होता है, क्यों करना चाहिए सर्टिफिकेशन। तो इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। फॉर्मली अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने 5 फायदे गिनाए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। इंप्रूव प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी, अल्टीमेटली
जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो सर्विस आप दे रहे हैं कस्टमर को, उसकी क्वालिटी गुणवत्ता अच्छी हो, मेंटेन रहे, है ना। ये तो हम चाहते ही चाहते हैं। तो ये ISO 9001 हमें हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि आप प्रोसीजर बनाते हैं, आप मैनुअल बनाते हैं, आप सिस्टम कैसे काम करेगा उसके लिए डॉक्यूमेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट कैसे बनाया जाएगा उसके लिए वर्क इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, है ना, प्रोसेस का मॉनिटरिंग करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट गेजेस को आप अवेलेबल करवाते हैं, उसका कैलिब्रेशन करते हैं। तो ये सारे जो हम सिस्टम्स बनाते हैं, इससे हमारी गुणवत्ता जो रहती है प्रोडक्ट की, प्रोसेस की, बनी रहती है और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी बना रहता है ना। तो हमें क्या मिलता है? और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बना रहता है, बेटर मैनेजमेंट होता है, बिजनेस प्रोसेस हमारा बेटर तरीके से मैनेज होता है। तो हमारा बिजनेस के जो गोल रहते हैं, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, हम उससे भी अचीव करते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, हमारे प्रोसेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसके लिए भी हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ यूट्यूब में, आप चाहें तो उसको चेक कर ले कि डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी हमारे प्रोसेस की बनी रहनी चाहिए। तो ये भी हमें हेल्प मिलता है ISO 9001 इंप्लीमेंटेशन करने से। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, कंपनी में हर एक डिपार्टमेंट में जो लोग काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, डिपार्टमेंट हेड्स रहते हैं, उनको डिसीजन लेना होता है। जब सिस्टम्स रहेगा सही तरीके से तो उनको डिसीजन लेने में भी आसानी रहेगी। फ्रेमवर्क है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन किया गया है, KRA सेट किए गए हैं, इससे लोगों को डिसीजन लेने में, काम करने में आसानी होती है। तो ये कुछ फायदे हैं। बिजनेस में आपकी रेवेन्यू बढ़ती है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, मार्केट में क्रेडिबिलिटी आपकी बढ़ती है, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, सेफ वर्किंग कल्चर बनता है। ये कुछ और बेनिफिट्स हैं, आप चाहें तो इसको भी बता सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम? QMS जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं। तो QMS या क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आखिर है क्या? तो आप इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स that are implemented by an organization to ensure that its product or services consistently meet customer and regulatory requirements. थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, थोड़ा सा बेटर वर्जन है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इंक्लूड करते हुए। तो हम जब बात करते हैं सिस्टम्स की, तो सिस्टम्स हो गया ओवरऑल फ्रेमवर्क। तो सिस्टम में प्रोसीजर भी आएंगे, मैनुअल भी आएंगे, वर्क इंस्ट्रक्शन भी आएंगे, सारे चीजें आ जाती हैं। और इन सब चीज़ों को बनाने के बाद में हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। लोगों के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनता है, कंपनी के अलग अलग जो पॉलिसीज रहती है, एंटी ब्राइबरी पॉलिसी, एथिक्स एस्केलेशन पॉलिसी, HR के पॉलिसी, मार्केटिंग के पॉलिसी, प्रोडक्शन के पॉलिसी, बहुत सारे तरह तरह के पॉलिसी बनाते हैं हम, क्वालिटी के पॉलिसी, ये सारा भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का ही हिस्सा होता है। और इन सब चीज़ों को करने से कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, कंपनी का बिजनेस और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस वगैरह भी हम मीट करते हैं। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज क्वालिटी पॉलिसी? क्वालिटी पॉलिसी क्या है? एक चीज और याद रखिएगा, जब भी हम इंटरव्यू फेस करते हैं, कोई भी सवाल पूछा गया और उसका जो भी आप जवाब दे रहे हो, याद रखिएगा आपके जवाब में अगर कुछ ऐसा चीज निकल के आता है कि जो इंटरव्यूअर है उसको लगता है कि इस पर मुझे क्वेश्चन करना चाहिए, तो उस पर काउंटर क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रखिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, यहां पर हमने आंसर बताया था पॉलिसीज, प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर। तो आपको पूछा जा सकता है कि भाई पॉलिसी क्या है बताओ, प्रोसेसेस क्या है बताओ, है ना। तो डिपेंड करता है कि आप किस लेवल में हैं, उस लेवल के हिसाब से आपको जो इंटरव्यू रहेगा, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काउंटर क्वेश्चन कर सकता है। तो उसके लिए भी आप तैयारी करके जाएं। तो पॉलिसी क्या होती है दोस्तों? क्वालिटी पॉलिसी जो होती है एक स्टेटमेंट होता है। टिपिकली इट्स ए टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट होता है टुवर्ड्स प्रोडक्ट क्वालिटी, टुवर्ड्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टुवर्ड्स कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, ठीक है ना, इन प्रोसेसेस एंड वर्क प्रैक्टिसेस। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने कंपनी का या कोई भी क्वालिटी पॉलिसी अगर आपको याद होगा तो आप उसको बता सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां पर एक क्वालिटी पॉलिसी दिखाया हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि एक कंपनी का क्वालिटी पॉलिसी है, we aim to comply with applicable requirements and provide customer satisfaction through timely delivery of quality services and continued improvements in our operational processes based on customer feedback। इस तरीके से अलग अलग कंपनियों की अलग अलग क्वालिटी पॉलिसीज होती है, ठीक है ना। तो आपका भी पॉलिसी होगा जिसमें कि टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट दिखता है और टिपिकली पॉलिसी जो बनाए रहते हैं उसमें टॉप मैनेजमेंट का साइन होता है नीचे में। मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गया, प्लांट हेड हो गया, जो भी टॉप मैनेजमेंट आपके यहां पर हैं उनका साइन रहेगा, यानी कि उनका वो कमिटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज क्वालिटी मैनुअल? तो दोस्तों क्वालिटी मैनुअल क्या होता है? अब हम धीरे धीरे करके थोड़ा डिटेल में घुस रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीजों के बारे में आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्वालिटी मैनुअल क्या होता है?
तो दोस्तों जब हम बात करते हैं ISO 9001 की, हालांकि ISO 9001 एक्सक्लूसिवली क्वालिटी मैनुअल बनाने के बारे में बात नहीं करता है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंपनियों में क्वालिटी मैनुअल तो होता ही है, ठीक है ना। तो मैनुअल होता क्या है आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या दे सकते हैं, अ क्वालिटी मैनुअल इज ए डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस एन ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड द प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स दैट इट यूजेस टू इंश्योर प्रोडक्ट एंड सर्विस क्वालिटी। यानी कि ये क्या होता है, टॉप लेवल का, अगर डॉक्यूमेंट्स के लेवल की अगर बात करें तो सबसे टॉप लेवल में जो आता है वो होता है क्वालिटी मैनुअल, इसके हम एपेक्स मैनुअल भी कहते हैं। तो टॉप मैनुअल क्या होता है, ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम को आउटलाइन करता है, क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस का इंटरेक्शंस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज क्या है, ये सारी चीजें जो रहती हैं ये मैनुअल का हिस्सा होता है। और इसको बनाने से हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हैं। मैनुअल में आपके जो बाकी जो प्रोसीजर्स होते हैं उसके रेफरेंसेस भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज क्वालिटी ऑब्जेक्टिव। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अ क्वालिटी ऑब्जेक्टिव इज अ स्पेसिफिक मेजरेबल गोल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन सेट्स फॉर इट्स क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम सच एज इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन और रिड्यूसिंग डिफेक्ट्स इन प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो दोस्तों टिपिकली जो क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं ये स्मार्ट गोल टेक्निक के बेस पर बनाए जाते हैं, यानी कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड, है ना। स्मार्ट गोल अगर आपको समझना है तो उसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, आप उसको भी चेक कर लें। तो स्मार्ट गोल टेक्निक क्या होता है, बेसिकली ये आपको ऑब्जेक्टिव को क्लियरली डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो ऑब्जेक्टिव जो रहते हैं कंपनी का लेवल का हो सकता है, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट लेवल का हो सकता है, जो कि बताता है कि डिपार्टमेंट को क्या क्या अचीव करना है। तो टिपिकली ऑब्जेक्टिव जो होते हैं ईयरली बेसिस में बनाए जाते हैं और उसमें जो टारगेट्स वगैरह होते हैं उसको हम रिव्यू करते रहते हैं और रिवाइज करते रहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने 3 ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। पहला जो है कस्टमर सपोर्ट रेस्पॉन्स टाइम के बारे में है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है, अचीव एन एवरेज कस्टमर सपोर्ट रेस्पॉन्स टाइम ऑफ अंडर 4 आवर्स फॉर ऑल इनकमिंग इंक्वायरीज। यहाँ पर बात कर रहा है कि क्या, कि जितने भी हमारे इंक्वायरीज आते हैं प्रोडक्ट के लिए उनका रेस्पॉन्स हमें 4 घंटे में करना है, ये हमारा एवरेज टाइम आना चाहिए। ये एक पहला एग्जाम्पल हो गया ऑब्जेक्टिव का। तो कंपनी में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, डिपार्टमेंट लेवल का हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल का हो सकता है। तो हम आपको समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से अपने कंपनी का 2-4 ऑब्जेक्टिव्स को याद करके जाएं, ताकि अगर आपको पूछा जाए तो आप उसका सही तरीके से आंसर दे पाएं। दूसरा एग्जाम्पल हो गया इंप्रूव प्रोडक्ट डिफेक्ट रेट। तो टिपिकली क्वालिटी से परटेनिंग हो गया, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, रिड्यूस प्रोडक्ट डिफेक्ट रेट टू लेस देन 1% ऑफ टोटल यूनिट प्रोड्यूस। जितना प्रोडक्शन होगा उसमें से 1% से कम होना चाहिए डिफेक्ट रेट। या आप बोल सकते हैं अचीविंग PPM लेवल, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन लेवल ऑफ बिलो 5000 इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। या आपका अगर लाइन वाइज टारगेट्स है या ऑब्जेक्टिव्स हैं, लाइन ए, लाइन बी, प्लांट ए, प्लांट बी, उसके हिसाब से भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके आप बता सकते हैं। जितना आप एग्जाम्पल देके इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन करेंगे उतना वो ज्यादा कन्विंस होगा कि बंदे को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज अ क्वालिटी ऑडिट। क्वालिटी ऑडिट क्या होता है। तो दोस्तों ऑडिट क्या होता है इसके बारे में भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप हमारे वीडियो गैलरी में जाके इसको चेक कर सकते। आप इसका आंसर दे सकते हैं, अ क्वालिटी ऑडिट इज ए सिस्टमैटिक रिव्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू इंश्योर दैट it is meeting the requirements of ISO 9001 and other relevant standards। तो क्वालिटी ऑडिट क्या होता है, सिस्टमैटिक रिव्यू होता है। वैसे ऑडिट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। सिस्टम ऑडिट की अगर बात करते हैं तो फर्स्ट पार्टी ऑडिट, सेकंड पार्टी ऑडिट और थर्ड पार्टी ऑडिट। बाकी अगर दूसरे एंगल से देखें तो उसमें प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट भी आता है और सिस्टम ऑडिट, इस तरीके से भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। इनके बारे में भी पढ़ के जान के जाएं ताकि आप प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर पाएं। तो ऑडिट क्या हो गया, इसमें हम सिस्टमैटिक रिव्यू करते हैं कि कंपनी का जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है 9001 से रिलेवेंट जो मैनुअल बनाया गया है, प्रोसीजर बनाए गए हैं, वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, कंप्लायंस हो रहा है या कुछ नॉन कंप्लायंसेस है, इंप्लीमेंटेशन हो रहा है तो क्या इफेक्टिव हो रहा है। तो हम डॉक्यूमेंटेशन की चीजों को भी देखते हैं और इंप्लीमेंटेशन और उसके इफेक्टिवनेस को भी चेक करते हैं ऑडिट में। तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज करेक्टिव एक्शन। तो दोस्तों करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन बहुत ही कॉमन चीज है और ISO 9001 में तो खैर है ही क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में, लेकिन एज ए प्रोफेशनल
चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, आपको पता होना ही चाहिए। इसके बारे में भी अलग से हमने एक वीडियो बनाया हुआ, आप उसको भी चेक कर सकते हैं वीडियो गैलरी में जाके। बाकी आपको बता दूं, करेक्टिव एक्शन होता है एक्शन टेकन ऑन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम टू प्रिवेंट रिकरेंस, यानी कि पहले आप रूट कॉज को इन्वेस्टिगेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और उस पर आप एक्शन जो लेते हैं उसे कहते हैं हम करेक्टिव एक्शन। तो बिना रूट कॉज को आइडेंटिफाई किए हुए आप करेक्टिव एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो रूट कॉज एक हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है, आप उस पर एक्शन लेंगे, करेक्टिव एक्शन होगा और करेक्टिव एक्शन लेने से प्रिवेंट रिकरेंस, प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। और आप चाहें तो एक दो एग्जांपल्स सोच के जाएं, क्योंकि अगर आपको पूछा गया फर्दर कि आप बताओ कि कहां आपने करेक्टिव एक्शन लिया है, तो एक दो कस्टमर कंप्लेन या एक दो इंटरनल डिफेक्ट्स वगैरह या कुछ इश्यूज आए होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं तो वहां पर भी करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, मशीन के ब्रेकडाउन के एनालिसिस में, ठीक है ना। अगर आप टूल रूम में काम कर रहे हैं तो टूल ब्रेकडाउन के एनालिसिस में भी हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं। वैसे करेक्टिव एक्शन सब जगह में इस्तेमाल होता है, तो जिस भी डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं उससे रिलेवेंट एक दो करेक्टिव एक्शंस आप समझ के जाएं, याद करके जाएं, ताकि प्रॉपरली आप इंटरव्यू में आंसर दे पाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, करेक्टिव एक्शन हो ही गया तो प्रिवेंटिव एक्शन, और प्रिवेंटिव एक्शन का डेफिनेशन आप दे सकते हैं। बाकी यहां पर आपका डिस्प्लेड है, आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं। बाकी आपको मैं बता दूं तो प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है, एक्शन टेकन ऑन द पोटेंशियल कॉजेस ऑफ नॉन कन्फर्मिटी, यानी कि पोटेंशियल या संभावित कारणों पर जो एक्शन लेते हैं टू प्रिवेंट अकरेंस, अकरेंस को खत्म करने के लिए, प्रॉब्लम पहली बार आए ही नहीं। जैसे कि हम FMEA कहते हैं, फेलियर मोड्स इन इफेक्ट एनालिसिस, प्रॉब्लम आने से पहले ही हम लोग एक्शन लेते हैं, प्रोएक्टिवली लेते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के टाइम लेते हैं, उसे हम प्रिवेंटिव एक्शन कहेंगे। शॉर्ट में हम इसे पा कहते हैं। यानी कापा जो होता है, CA हो गया करेक्टिव एक्शन, PA हो गया प्रिवेंटिव एक्शन। इस तरीके से आप प्रिवेंटिव एक्शन के डेफिनेशन से याद करके जा सकते हैं। साथ ही साथ जैसे करेक्टिव एक्शन में आपने किसी सिचुएशन के बारे में आपने याद किया था, तो फॉर एग्जांपल आपने एक दो कस्टमर कंप्लेन का अगर आपने स्टडी किया है तो उसमें क्या करेक्टिव एक्शन लिया गया, क्या प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया, उसके जो स्टेप्स वगैरह हैं आप उसको प्रॉपरली याद करके जाएं, ताकि आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, व्हाट इज अ नॉन कन्फर्मेंस, नॉन कन्फर्मेंस क्या है, और इसका डेफिनेशन आप दे सकते हैं, अ नॉन कन्फर्मेंस इज अ सिचुएशन वेयर अ प्रोडक्ट और सर्विस डज नॉट मीट कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना कि NC नॉन कन्फर्मेंस जो होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो कस्टमर की ड्राइंग के हिसाब से आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं, या कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आप प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट की जो भी स्पेसिफिकेशन आप मीट नहीं कर रहे हैं, है ना, या कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कोई लीगल रिक्वायरमेंट आप मीट नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया, ये नॉन कन्फर्मेंस हो गया। यानी किसी भी रिक्वायरमेंट को अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो दैट विल बी अ नॉन कन्फर्मेंस। हालांकि ये ISO 9001 में भी हो सकता है कि अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं या कोई और भी ऑडिट हो रही है, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, उसमें भी नॉन कन्फर्मेंस निकलता है, क्योंकि वहां पर हम स्टैंडर्ड देखते हैं या प्रोसीजर और मैनुअल देखते हैं कि जो मैनुअल में, प्रोसीजर में लिखा हुआ है, कस्टमर की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं, कोई लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या कंपनी ने या जिस डिपार्टमेंट में हम ऑडिट कर रहे हैं उसने उस सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया है। अगर नहीं किया तो वहां पर भी नॉन कन्फर्मेंस होगा। तो नॉन कन्फर्मेंस सिस्टम हो सकता है, प्रोडक्ट में हो सकता है, प्रोसेस में हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कि हम प्रोडक्ट ऑडिट करते हैं, प्रोसेस ऑडिट करते हैं, सिस्टम ऑडिट करते हैं, तो किसी भी ऑडिट में आपका नॉन कन्फर्मेंस या नॉन कंप्लायंस हो सकता है। तो दोस्तों ये हो गए टिपिकल 10 क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू में आते हैं। ये हो गया हमारा इस वीडियो का पार्ट 1। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखे हम बताएं, और वीडियो अगर पसंद आया होगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों इसका पार्ट 2 भी जरूर देखें, और पार्ट 2 में हमने 10 और सवाल ISO 9001 से रिलेवेंट रखा हुआ है, तो उसको भी जरूर चेक करें। दोनों पार्ट को अगर आप चेक कर लेंगे तो आपको 10-20 क्वेश्चन ISO 9001 से रिलेवेंट मिल जाएंगी, तो काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ज्यादा और सीखना चाहते हैं, सर्टिफाइड होना चाहते हैं, तो हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन का बेनिफिट जरूर उठाएं। हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां पर आपको ढेरों कोर्सेज मिलेंगे। 100+ कोर्सेज हैं, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं। घर बैठे आप उसको सीख के सर्टिफाइड हो सकते हैं और ग्लोबली कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल के लिए आपके साथ मैं पर्सनली इंटरेक्ट करता हूं। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन में हर वीक में होता है, जहां पर कि मैं आपके हर एक सवालों का जवाब देता हूं। काफी इकोनॉमिकल प्राइस में ढेरों एग्जाम्पल और केस स्टडी के साथ में अपने मॉड्यूल को डेवलप करते हैं। तो जल्द से जल्द हमारे साथ में जुड़ें और अपने कैरियर को एक बूस्ट दें। नमस्कार।